इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के इतिहास को, हिस्ट्री को। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नए किंगडम्स बने या फिर जो नए राजा बने वो उनका निर्माण कैसे हुआ, नए किंगडम्स का, नए राजा ने खुद को कैसे इस्टेब्लिश किया, इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच का, यानी जब हमारा मेडिवल पीरियड जो है वो हिस्ट्री का वो शुरू होता है, उसकी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे नए डायनेस्टीज इमर्ज हो चुके थे 7th सेंचुरी में, यानी 7th सेंचुरी के बाद या फिर उसके आसपास। और यहाँ पर जो मैप है नीचे वो दिखाता है जो ज़्यादातर जो बड़े रूलिंग डायनेस्टीज थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग इलाकों में 7th से 12th सेंचुरी के बीच में। तो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब है ये मुझे लगता है आपको पता होगा। तो देखिए सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब हुआ जिसमें कि आपका इंडिया जो कंट्री है उसके साथ साथ पाकिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है, भूटान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, या फिर आपका और भी जो अगल बगल के कंट्रीज़ हैं, बर्मा को भी शायद इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस रीजन में जो ज़्यादातर जो बड़े बड़े जो एम्पायर सेटअप हुए उसका यहाँ पर नाम दिया गया है। चामान हो गया, गुर्जर प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, कलिंग हो गया, पाल हो गया, या फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कन्नौज यहाँ पर एम्पायर हो गया। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये तो हमने कुछ बड़े नाम देख लिए। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी जो नए डायनेस्टीज बने 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, उनका इमर्जेंस कैसे हुआ, इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7th सेंचुरी के आते आते तक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स बन चुके थे, वॉरियर चीफ्स बन चुके थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन में। और देखिए यहाँ पर हम लैंडलॉर्ड्स या फिर वॉरियर चीफ्स या फिर जो सामंत जिनको कहा जाता है उनके बारे में यहाँ पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के लिए। उसको थोड़ा सा यहाँ हम यहाँ आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ जो बड़े लैंडलॉर्ड्स बने या फिर वॉरियर चीफ्स बने, तो ये बने कैसे। तो देखिए वॉरियर चीफ्स का तो सिंपल मतलब होता है कि वैसे लोग जिनके पास आर्मी थी या फिर जिनके पास सैनिक थे वो लोग हो गए। लैंडलॉर्ड्स का मतलब हो गया जिनके पास ज़मीन थी या फिर जिनके पास पैसा था, जो काफ़ी पैसे के मामले में धनवान थे, मजबूत थे, वो हो गए। तो यहाँ पर बात आता है कि लैंडलॉर्ड्स बने कैसे। तो देखिए 7th सेंचुरी के पहले जो राजा थे वो अपने खास लोगों को, या फिर कोई अगर पंडित है या फिर किसी और तरीके का उसने काम किया है राजा के लिए, तो उनको राजा जो था वो लैंड ग्रांट्स देता था, यानी एक तरीके से उपहार के रूप में या फिर दान के रूप में ज़मीन उनको दे दिया जाता था। और इसे ऐसे करते करते धीरे धीरे वो काफ़ी पावरफुल हो गए, काफ़ी मजबूत हो गए, काफ़ी उनके पास पैसा हो गया, एक खास इलाके में उनका काफ़ी दबदबा हो गया, तो वो आगे चलकर काफ़ी मजबूत हो गए। और इनको कहा जाने लगा सामंत, या फिर ये बन गए राजा के सबऑर्डिनेट। और राजा जो थे, जो डायनेस्टीज से राजा बन रहे थे, उन्होंने इनके पावर को एक्नॉलेज किया, माना कि हाँ जी आप भी पावर है, आपके पास भी पावर है, आप भी काफ़ी मजबूत हैं। और इनका देखिए काम होता, ये जो सामंत थे इनका काम होता था कि ये राजा के लिए गिफ्ट लाएं या फिर उनके लिए कुछ काम करें, उनके कोर्ट में प्रेजेंट रहें। उनको अगर युद्ध में लड़ने जाना है, यानी राजा को किसी और देश के साथ, किसी और राजा के साथ युद्ध में जाना है, तो वहाँ पर वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करे, जिसमें कि सैनिक सपोर्ट होगा या फिर पैसा होगा, किसी और तरीके से सपोर्ट की जरूरत है, तो वो सपोर्ट ये सामंत प्रोवाइड करते थे। और देखिए जैसे जैसे ये सामंत काफ़ी पावरफुल होते गए वैसे वैसे इन्होंने खुद को महासामंत कहना शुरू कर दिया, या फिर आगे चलकर महामंडलेश्वर खुद को कहना शुरू कर दिया। महामंडलेश्वर वर्ड आजकल आप साधु महात्मा के संदर्भ में सुनते होंगे, जहाँ पर बहुत सारे साधु महात्मा को महामंडलेश्वर कहा जाता है। इसका मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन, यानी एक खास इलाके का राजा या फिर महाराज, इस तरीके से। और देखिए कई बार ये जो लोग थे, यानी ये जो सामंत थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, तो वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे, यानी वो एक राजा के अंदर एक खास इलाके में काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा मजबूत हो गए कि राजा से वो टक्कर ले सकते हैं, तो उन्होंने खुद को
इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और खुद को ही राजा घोषित कर दिया। तो देखिए यहाँ पर इन चीज़ों की हमने बात क्यों की, तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों की बात की क्योंकि यहाँ पर एक जो डायनेस्टी था जो कि काफ़ी मजबूत था, काफ़ी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, जो कि है राष्ट्रकूट, वो इसी तरीके से पावर में आए थे। वो पहले सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, पहले वो काफ़ी एक तरीके से सामंत हुआ करते थे चालुक्य जो एम्पायर था उसके अंदर में। लेकिन मिड 8th सेंचुरी में जो दंती दुर्ग था, जो कि राष्ट्रकूट चीफ था या फिर राष्ट्रकूट रूलर था, उसने अपने जो चालुक्य ओवरलॉर्ड था यानी चालुक्य जो रूलर था उनको हटा दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। और उसने फिर एक रिचुअल किया, एक पूजा किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, जिसको गोल्डन वॉर्म हम सिंपली कह सकते हैं इंग्लिश में। और देखिए ये रिचुअल किया जाता था ब्राह्मण्स की मदद से या फिर पंडितों की मदद से। इसमें ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय नहीं है तो वो उसका जन्म या फिर वो खुद को क्षत्रिय घोषित कर सकता है या फिर बन सकता है क्षत्रिय इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद। तो देखिए ये जो ऊपर हमने देखा कि सामंत किस तरीके से पावरफुल हुए, पावरफुल होकर उन्होंने एम्पायर भी खुद का बना लिया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ राष्ट्रकूट की यहाँ पर बात करें, इसके अलावा चोल वंश की भी बात करते हैं। चोला एम्पायर जो था उसमें भी आप देखेंगे कि वो भी इसी तरीके से आए थे। और इसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं जिसके ज़रिए लोगों ने एम्पायर खड़े किए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग थे जो कि ब्राह्मण थे या फिर किसी और जाति से बिलोंग करते थे, किसी और तरीके के प्रोफेशन को करते थे, लेकिन उन्होंने अपने मिलिट्री स्किल का यूज़ किया या फिर अपने दिमाग का यूज़ किया और अपने लिए किंगडम खड़े किए। फॉर एग्जाम्पल कादम्ब मयूर शर्मन या फिर जो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जो थे, हरिचंद्र, वो ब्राह्मण थे और वो युद्ध शुरू में लड़ते नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को उन्होंने छोड़ दिया, आर्म्स को उठा लिया और इसके बाद सक्सेसफुल हुए वो एक किंगडम्स को इस्टेब्लिश करने में। जैसे कि कादम्ब मयूर शर्मन ने कर्नाटक में और जो गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र जो थे उन्होंने राजस्थान में अपने लिए एम्पायर को सेटअप किया था। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में जो किंगडम्स थे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता था। तो देखिए यहाँ पर जितने भी 7th सेंचुरी से अगर आप 12th सेंचुरी के काल को देखते हैं तो उसमें जितने भी जो राजा थे जो कि नए नए बने थे या फिर जो काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, वो काफ़ी बड़े बड़े टाइटल्स रखते थे, जैसे कि महाराजा धीराज जिसका मतलब हो गया राजाओं के राजा या फिर ग्रेट किंग, या फिर ये इसके अलावा त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसका मतलब हो गया 3 वर्ल्ड्स के राजा, या फिर और भी बहुत तरीके के टाइटल्स ये खुद के लिए लगाते थे और खुद को काफ़ी बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ऐसा टाइटल ये राजा रखते हैं तो इनके पास सुप्रीम पावर हुआ करता था और जो मन में आता वो ये कर सकते थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखिए हमने जैसा कि देखा कि जो 7th सेंचुरी के बाद का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था इंडिया में, उसमें हमने देखा कि सामंत लोग आ चुके थे और जो राजा थे वो ऐसा नहीं था कि राजा के पास पूरा पावर हुआ करता था। राजा ऊपर बैठता था, उनके नीचे सामंत भी पावर रखा करते थे, उसके अलावा ब्राह्मण्स के पास भी पावर होता था, पेजेंट्स का भी एसोसिएशंस होते थे, उनके पास भी पावर होता था। तो राजा सभी चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं करता था क्योंकि राजा के पास पावर है। उसके नीचे अगर हम देखें तो नीचे बहुत सारे लोग हैं, सामंत हैं एक जगह या फिर ब्राह्मण्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते थे सोसाइटी में उस समय में। तो इस तरीके से राजा जो था वो अपने पावर को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता था। और देखिए इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे अब यहाँ पर टैक्स की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये पूरा पारा पढ़ेंगे, इसके नीचे का पारा पढ़ेंगे तो लगेगा कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली टैक्स की बात की गई है कि देखिए सरकार को चलाने के लिए यानी स्टेट को चलाने के लिए जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाते थे, यहाँ पर रिसोर्स वर्ड यूज़ किया गया है। जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे वो प्रोड्यूसर्स से कलेक्ट किए जाते थे। प्रोड्यूसर का यहाँ पर मतलब हो गया चाहे वो किसान हो सकता है या फिर जो लोग जानवर पालते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो आर्टिसंस हैं जो कि कपड़े बनाते हैं या फिर किसी और तरीके के चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं वो हो सकते हैं। तो इन सभी लोगों से सरकार जो थी वो टैक्स कलेक्ट करती थी, यानी जो राजा थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और उनको कई बार उनको कहकर टैक्स ले लिया जाता था। अगर वो नहीं देते थे तो उनको मजबूर भी किया जाता था देने के लिए, यानी उनको फोर्स किया जाता था टैक्स देने के लिए। और कई बार जो
टैक्स था उसको रेंट के रूप में कहा जाता था कि आप, अगर आप मान लीजिए कोई किसान है, उसको कहा जाता था कि तुम रेंट दो। रेंट देने का मतलब ये हुआ कि जो किसान है ये जमीन उसकी नहीं है, जमीन राजा की है और उसको सिर्फ वहां पर छूट दिया गया है कि वो वहां पर खेती कर सके। तो इसलिए वो रेंट कई बार वर्ड यूज किया जाता था कि तुम रेंट दो राजा को। और देखिए जो रेवेन्यू था उसको ट्रेडर्स से भी कलेक्ट किया जाता था, यानी कि जो ट्रेड होता था राज्य के अंदर से बाहर या फिर राज्य के अंदर भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर चोला का एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है तमिलनाडु में। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि करीब 400 तरीके के टैक्स लगाए जाते थे लोगों के ऊपर, जिसके जरिए सरकार को चलाया जाता था। तो इसको आप थोड़ा डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, यानी जो रिसोर्सेस कलेक्ट किए जाते थे, उनको राजा के पूरे इस्टेब्लिशमेंट को फाइनेंस करने के लिए यूज़ किया जाता था। यानी कि राजा का जो महल हो गया, टेम्पल बनाने का काम हो गया, किले बनाने का काम हो गया, युद्ध लड़ने के लिए जो पैसे खर्च होंगे या फिर और भी चीज़ों के लिए जो भी मतलब सरकार चलाने का जितना भी काम है वो इन टैक्सों से किया जाता था। और देखिए जो युद्ध लड़े जाते थे, मान लीजिए किसी और पड़ोसी राज्य से युद्ध लड़ा जा रहा है और पड़ोसी राज्य से युद्ध जीत लिया जाता है, तो यहाँ का जो राजा है वो जाएगा दूसरे राज्य में और वहाँ से जो जितनी भी संपत्ति है उसको लूट कर लाएगा। तो वो भी एक तरीके का पैसे कमाने का जरिया था, प्लंडर करके या फिर जो कब्जा है पड़ोसी राज्य उस कब्जे के जरिए भी लोग पैसे कमाते थे। या फिर जो ट्रेड रूट्स थे, मान लीजिए कोई राज्य है जिसके जरिए ट्रेड रूट गुजर रहा है, तो वो वहां से गुजरने के लिए भी जो राज्य थे वो टैक्स लेते थे, उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जाते थे। और देखिए यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स कलेक्ट करने का, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पूरा सिस्टम था या जो पूरा फंक्शनरी था, यानी पूरा जो ब्यूरोक्रेसी हम कह सकते हैं, जो लोग टैक्स कलेक्ट करने में इन्वॉल्व थे, वो ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो सकता था, कोई भी व्यक्ति आ सकता था। जो टैक्स कलेक्ट करने का काम था वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से के जरिए किया जाता था, यानी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लोगों को ही वहां पर रखा जाता था। और ये जो पोजीशंस हुआ करते थे ये हेरिडिटरी हुआ करते थे, यानी बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा। और ऐसा ही चीज़ हमको आर्मी में भी देखने को मिलता था। और ज़्यादातर मामलों में अगर हम देखें तो ये जो पोजीशंस थे, जैसे चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करने का हो, या फिर इस तरीके से सरकार में जितने भी पोजीशंस होते थे वो किंग के जो नज़दीक के रिलेटिव होते थे वही रखा करते थे। यानी कोई भी व्यक्ति जाकर किसी खास पद पर नहीं बैठ सकता था, वो किंग का कोई खास व्यक्ति होना चाहिए तभी वो वहाँ पर जाकर बैठ पाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। देखिए प्रशस्ति क्या होते थे? प्रशस्ति एक तरीके के इंस्क्रिप्शन होते थे जिनको या तो कॉपर प्लेट पर या फिर पत्थरों पर लिखा जाता था, और ये एक तरीके से राजा द्वारा जारी किए जाते थे। और ये जो प्रशस्ति होते थे ये एक तरीके से राजा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे, राजा का गुणगान करते थे। और जो प्रशस्ति थे वो ऐसे डिटेल रखते थे जिसमें कि हो सकता है कि ये जो डिटेल है ये ट्रू ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई राजा अगर प्रशस्ति लिख रहा है तो वो हमेशा अपनी बड़ाई करेगा, वो हमेशा अपने बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बात करेगा, खराब चीज़ें तो बात करेगा नहीं। और हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो या फिर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हो। तो इस वजह से प्रशस्ति जो थे वो हमेशा सच नहीं होते थे या फिर सही नहीं दिखाते थे। लेकिन ये एक तरीके से दिखाते थे कि जो प्रशस्ति है उस पर जो बातें लिखी गई हैं वो ये चीज़ दिखाती थी कि जो राजा है या फिर जो रूलर है वो खुद को किस तरीके से देखता है या फिर खुद को किस तरीके से लोगों के सामने पेश करना चाहता है। जैसे वैलिएंट खुद को दिखाना चाहता है या फिर विक्टोरियस वॉरियर के रूप में दिखाना चाहता है, या फिर इस तरीके से कि मतलब बहुत दानी है, बहुत ही महान है, बहुत ही ज्ञानी है, इस तरीके से वो खुद को दिखाना चाहता है। प्रशस्तिस थे ये जनरली लिखे जाते थे ब्राह्मण्स द्वारा, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम में भी राजाओं की मदद करते थे। और फॉर एग्जांपल जो प्रशस्तिस थे वो जनरली जारी किए जाते थे अगर किसी को ज़मीन दिया जा रहा है या फिर राजा ने कहीं युद्ध जीत लिया है तो उसके बारे में बात करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है एक प्रशस्ति के बारे में, एक प्रशस्ति जारी किया गया था संस्कृत में
ये पाया गया था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। और ये नागभट्ट के बारे में बात करता है, जो कि एक प्रतिहार किंग है। ये बताता है कि जो राजा हैं अलग अलग इलाकों के, इलाकों के, या फिर सिंध के, या फिर विदर्भ के, कलिंग, सभी जगहों के जो राजा हैं वो नागभट्ट के सामने झुक गए हैं। नागभट्ट के सामने उन्होंने सर झुका दिया है, नागभट्ट सबके सामने जीत गया है, इस तरीके की बातें। और इसके आगे अगर हम बात करें तो जो किंग्स थे वो कई बार ब्राह्मणों को ग्रांट्स भी देते थे लैंड का, यानी जमीन दान में भी देते थे। और ये जो ग्रांट्स था इनको कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा जाता था, और ये जो कॉपर प्लेट थे ये उन लोगों को दिए जाते थे एज ए डॉक्यूमेंट जिनको जमीन मिलता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके का ये एक लैंड ग्रांट हुआ करता था। और इस ग्रांट में कॉपर प्लेट पर ये सारी बातें लिखी गई हैं, और इसमें बीच में जो ये आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा, ये एक तरीके का सील है। ये इस बात को नोटिफाई करता है या फिर इस बात को बताता है कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल है, ये सच में राजा द्वारा जारी किया गया है और ये फेक नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि वाट वाज गिवन विद द लैंड, यानी कि लैंड में क्या क्या चीज़ें होती थी जो कि एज अ ग्रांट दिया जाता था। तो उसको आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक और प्रशस्ति के बारे में बात की गई है जो कि संस्कृत में लिखा गया था, और इसको लिखने वाला था एक कल्हन नाम का ऑथर। इसके बारे में उतना डिटेल में जानकारी नहीं है। और ये जो प्रशस्ति था ये कश्मीर के बारे में है, यानी कश्मीर के जो राजा थे उनके हिस्ट्री के बारे में। और ये जो प्रशस्ति था, जनरली प्रशस्ति में ऐसा होता था कि वो राजा की अच्छी बातों को हमेशा बताता था, लेकिन अगर आप इस प्रशस्ति को देखें तो यहाँ पर राजा के कई बार बुरी बातों को भी बताया गया है कि राजा जो है वो उसने कहाँ गलती की, कहाँ उसने अच्छा काम किया, कहाँ वो उसको क्या नहीं करना चाहिए था, क्या उसने गलत किया। और इस चीज़ को लिखने के लिए जो ऑथर था उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, जैसे इंस्क्रिप्शंस के ज़रिए या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर आई विटनेस, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी स्रोतों से जानकारी को जमा करके इन बातों को लिखा है, यानी इस प्रशस्ति को बनाया है। ये इसकी बात यहाँ पर इसलिए की गई, यानी इस प्रशस्ति की बात यहाँ पर इसलिए की गई क्योंकि ये जनरल जो ट्रेंड है प्रशस्ति का उससे काफ़ी अलग था। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वारफेयर फॉर वेल्थ, यानी पैसे के लिए या फिर धन अर्जित करने के लिए वारफेयर, जो युद्ध लड़ा जाता था उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन, यानी कि जितने भी हमने ऊपर बड़े बड़े डायनेस्टीज की बात की वो अपने एक खास इलाके में बेस्ड थे, यानी उनका पूरे इंडिया लेवल पर विस्तार नहीं था। और इसके साथ ही जो ये लोग थे ये दूसरे इलाकों को भी कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश करते थे, यानी अपने राज्य को हमेशा बड़ा करने की कोशिश करते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात की गई है कन्नौज की। तो देखिए जो कन्नौज का शहर था गंगा वैली में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस पीरियड में, यानी 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक। ये जो पीरियड था इस समय में कन्नौज के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े गए और हमेशा हमें 3 राज्यों के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। 3 राज्य कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी। ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे कि किस तरीके से मेरा कंट्रोल हो जाए, किस तरीके से मेरा कंट्रोल हो जाए कन्नौज के ऊपर। और क्योंकि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी इस पूरे स्ट्रगल में या फिर इस पूरे युद्ध में, तो इस पूरे स्ट्रगल को कहा जाता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कन्नौज के ऊपर कब्जे को लेकर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर बात की गई है कि जो कई बार जो रूलर्स थे वो हमेशा अपने पावर को डिमोन्स्ट्रेट करते रहते थे या फिर अपने पावर को दिखाते रहते थे कि हम ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं, मेरे पास ज़्यादा धन है, मेरा राज्य ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। उसको दिखाने के लिए कई बार जो राजा थे वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि जो राजा होते थे वो एक दूसरे के किंगडम्स को जब अटैक करते थे वहाँ के टेम्पल्स को टारगेट करते थे, क्योंकि जो टेम्पल्स होते थे उस समय में वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पैसे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा संख्या में सोना चांदी वहाँ पर रखा जाता था। और इसी तरीके का एक रूलर था सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। जो गजनी है वो अफगानिस्तान में है। और देखिए ये जो रूलर था महमूद ऑफ गजनी, इसने रूल किया था 997 से लेकर 1030 तक। और इसका जो एम्पायर था वो सेंट्रल एशिया से लेकर ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक फैला हुआ था। और इसने
इंडिया के ऊपर लगभग हर साल रेड किया और यहाँ के जो वेल्थी टेम्पल्स थे उनको इसने टारगेट किया, जिसमें कि आपका सोमनाथ भी आ जाता है। और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में उसने सोने चांदी या फिर जो धन था उसको लूट कर वो ले गया। और ज़्यादातर जो पैसे यहाँ से लूट कर महमूद ले गया था वो उसको यूज़ किया गया था गजनी में जो उसका कैपिटल बना था उसको बनाने के लिए। और इसके अलावा वो काफ़ी इंटरेस्टेड था लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में कि जहाँ जिन इलाकों में वो रेड कर रहा है या फिर जहाँ पर वो रूल कर रहा है या फिर जहाँ पर उसने कॉन्कर किया है वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, इन चीज़ों को जानने में भी वो काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो इस वजह से जो ये रूलर था महमूद ऑफ गजनी, इसने एक व्यक्ति को जिसका नाम था अल बरूनी, इसको एक ये काम दिया कि ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बारे में जानकारी लिखे। और ये जो अरेबिक वर्क है यानी अल बरूनी द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है किताब अल हिंद। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का, इससे काफ़ी जानकारी मिलती है हिस्टोरियंस को। और ये जो अल बरूनी था ऐसा नहीं था कि उसने खुद से सभी चीज़ें लिखी, उसने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर को कंसल्ट किया पूरा अकाउंट क्रिएट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को लिखने के लिए। और इसके अलावा दूसरे जो किंग्स जो कि वारफेयर में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे वो थे आपके चहमान्स या फिर जिनको कहा जाता है चौहान्स, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के रीजन में रूल किया था। और ये हमेशा अटेम्प्ट करते रहते थे कि उनका जो एम्पायर है उसको वेस्ट रीजन में एक्सपेंड किया जाए और ईस्ट में एक्सपेंड किया जाए। लेकिन इनको बार बार अपोज कर दिया जाता था चालुक्य गुजरात द्वारा या फिर जो गढ़वाल जो रूलर थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के उनके द्वारा। और जो चाहमान जो वंश था उसका जो सबसे फेमस रूलर या फिर बेस्ट नोन रूलर है वह है पृथ्वीराज तीन, 1168 से 1192 तक जिन्होंने रूल किया था, जिन्होंने पहले युद्ध में यानी जो मोहम्मद गौरी के साथ जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था। लेकिन दूसरे साल जो 1192 में जो युद्ध हुआ था उसमें वो हार गए थे। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे राजाओं के बारे में बात की 1192 तक। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चोल वंश के बारे में या फिर चोला वंश के बारे में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय।